देखिए, अगर योग को ठीक से अपनाना है तो हमें होड़ से बाहर निकलना होगा, क्योंकि योग एक ऐसा विषय है जिसमें कोई होड़ नहीं है, कोई स्पर्धा नहीं है, एक पूरा संतुलन है। और इसी वजह से वो हमारे जीवन को संतुलित बनाता है। व्यक्तित्व का समग्र विकास, संतुलित विकास और चरम विकास योग का उद्देश्य है। इसीलिए योग को साधना कहा गया है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को साधते हैं और पूर्णता की तरफ बढ़ते हैं। मुझे कई बार इस तरह की चीज़ें सुनने को मिल जाती हैं कि फलां व्यक्ति 500 सूर्य नमस्कार कर लेता है, फलां व्यक्ति 1.5 घंटा तक कपालभाति कर लेते हैं, या कोई व्यक्ति सूर्य नमस्कार को 1000 से भी अधिक बार करते हैं। ये अव्यावहारिक बात है, क्योंकि योग में अगर क्रियाओं के ऊपर ही आ जाएं तो केवल सूर्य नमस्कार या और ऐसी क्रियाएं, जैसे कपालभाति की ही बात है या अन्य प्राणायाम जो हैं उनकी बात है, केवल वही सब कुछ नहीं है। व्यक्तित्व को निखारने के लिए जहाँ सूर्य नमस्कार की अपनी महिमा है, वहीं अन्य आसनों की अपनी गरिमा है और अपनी महत्ता है। जिस प्रकार से सारे तत्वों को हमें भोजन में शामिल करना चाहिए, तब जाकर के हम एक स्वस्थ शरीर के स्वामी बन सकते हैं। इसी तरह से योग की समस्त क्रियाएं जो हमारे सिस्टम्स को ठीक रखने में उपयोगी हैं, जो हमें हष्ट पुष्ट संयत और स्थिर एकाग्र रखने में सहयोगी हैं, जो हमें ऊर्जावान और स्फूर्तिला बनाए रखने में सहयोगी हैं, उन सब क्रियाओं को हमें योग में समाहित करना होता है। तो अगर एक व्यक्ति प्रतिदिन 1-1 घंटा 2-2 घंटे केवल सूर्य नमस्कार करने में लगा दे और ऐसे ही बाकी क्रियाएं भी करेंगे, तो क्या हम केवल शरीर तक सीमित नहीं रह जाएंगे? शरीर साधन है, और साधन भी कैसा? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अपने दायित्वों को निर्वहन करने का साधन है। हमारे दायित्व अपने प्रति भी हैं, देश के प्रति भी हैं, परिवार के प्रति भी हैं, परमात्मा के प्रति भी हैं। और उन दायित्वों को निर्वहन करने के लिए हमारे पास केवल 24 घंटे एक दिन में होते हैं। उन 24 घंटों को हम ऐसी होड़ में लगा दें कि जिसमें पहली चीज़ तो अपने साथ अन्याय कर लें, और दूसरे कुछ क्रिया मात्र को करते हुए कुछ दिन के लिए अपनी पहचान बना लें, तो उससे योग का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। और एक क्रिया तो कोई भी अधिक समय तक, जैसे अगर शहद को भी सीमा से अधिक प्रयोग किया जाए, अगर घृत को भी सीमा से अधिक प्रयोग किया जाए, अन्न को अधिक प्रयोग किया जाए, दालों को सीमा से अधिक प्रयोग किया जाए, तो वो और भी सभी चीज़ें, तो जितना वो हितकारी हैं उतना नहीं, उससे कहीं ज़्यादा वो हानिप्रद हो जाती हैं। योगाभ्यास समत्वम योग उच्यते। समत्व होना चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए, समरसता होनी चाहिए। अभ्यास में विवेक पूर्वक क्रियाओं का चयन होना चाहिए, उनकी समयावधि का विवेक पूर्वक निर्धारण होना चाहिए, जिससे कि हम जिस लक्ष्य के लिए योगाभ्यास कर रहे हैं तो उसको प्राप्त कर सकें। योग की क्रियाएं या योगमय जीवन पद्धति कोई ईगो सेटिस्फैक्शन का साधन नहीं है कि हम ये सोच रहे हैं कि हमने ऐसा करके लोगों की नज़रों में अपने आप को बहुत ऊंचा उठा लिया, वाहवाही लूट ली, अखबार में 1-2 बार फोटो आ गई, कभी समाचार में हम आ गए, और हमें उसी तरह का नशा लग जाए कि हमें
अपनी इस संख्या को बढ़ाना है, अपना समय उसी में देना है, तो निश्चित जानें कि यौगिक क्रियाओं को करने में, लंबे समय तक करने में, अधिक समय एक क्रिया को करते रहने में महारत आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन अन्य बाकी जो हमारे दायित्व जीवन के हैं उनसे हम पिछड़ जाएंगे। हार्मनी एक शब्द है जिसमें कहते हैं कि संतुलन, खुशहाली के लिए हम अगर योग करते हैं, और करना ही चाहिए, स्थायी खुशहाली के लिए करना चाहिए जिसको हम आनंद कहते हैं, तो उसके लिए एक व्यवस्था ज़रूरी है। और उस व्यवस्था का पहला जो अनिवार्यता है वो ये है कि हम होड़ से बाहर निकलें। होड़ की दौड़ हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी, ये तय जानिएगा। योग में अगर हमारी होड़ है एक साधक होने के नाते, आपकी अगर होड़ है एक साधक होने के नाते, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपसे है। हमें स्वाध्याय करना है, यानी अपना अध्ययन करना है प्रतिदिन शाम को बैठ करके कि हमने क्या लक्ष्य निर्धारित किया था और उस लक्ष्य की ओर बढ़ने में हम कितने कदम चले हैं, उसमें किन चीज़ों ने बाधा डाली है, किन चीज़ों ने सहयोग दिया है। तो जो बाधक तत्व हैं उनको नकारें और जो साधक तत्व हैं उनको हम संबल के रूप में लें और अपने जीवन को कल से आज बेहतर बनाएं, आज से आने वाले कल को बेहतर बनाएं। और इस तरह से विकास की जो चरम सीमा है, व्यक्तित्व के विकास की, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, हर स्तर पर उसको प्राप्त करके सही में योग साधना को सत्य सार्थक करें और ये महसूस कर पाएँ कि हाँ, मैं साधना के मार्ग पर दृढ़ता से और सही प्रकार से चल रहा हूँ।